कोफिशिएंट दिख रहे हैं 1 2 1, ठीक है ना। अगर आप रो इनटू कॉलम देखना चाहे तो रो इनटू कॉलम भी देख सकते हैं, अगर रो इनटू रो देखना चाहे तो रो इनटू रो भी देख सकते हैं। मेरे को दोनों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे रो इनटू रो देखना होता तो मैं क्या करता हूं 1 2 1, इनके कोफिशिएंट देख रहे हैं 1 2 1, और अंदर ही अंदर मुझे दिख रहा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वाकई में ये आता हुआ दिख जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे कर लो आप भले ट्राई। इसीलिए मेरे को रुक जाना चाहिए। देखिए ओरिजिनल क्लास होती है मैं रुकता और आप बकायदा करके देखते और आपको पता चलता हाँ सर ये दोनों की मल्टीप्लाई से यही आ रहा है। अब सेम वे सुना, अब मैं इसके कोफिशिएंट पूछता हूं, याद है ना उधर की एक रो स्थिर कर दी, फिक्स कर दी, अभी मैं उधर की रो को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं यहां पे आपके लिए सीन बनाऊंगा, देखो इनके कोफिशिएंट उठाए इस वाले के, तो यहां से उठेगा 1 4 4। जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, सोच लेना। देखा आपने दिमाग लगाया तो ये आएगा। सेम वे अगर मैं इसके कोफिशिएंट देख रहा हूं तो मुझे दिख रहे हैं 1 6 9, और जिस दिन वो इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, देख लेना। तो इसका मतलब मैंने आपके सामने इधर की डिटरमिनेंट तो पूरी बना दी बॉस, अब उधर की डिटरमिनेंट में अभी तक 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ही चढ़ा है। अच्छा अब ये सर ये कैसे आया होगा, चेक करते हैं रोको। अब जो भी हुआ होगा इसकी मल्टीप्लाई इस रो से हुई होगी, है ना। तो मैं इस तरह से कुछ चीजें क्रिएट करूंगा कि मुझे यहां 4 4 और अल्फा स्क्वायर मिले। देखो पहली बात मुझे पता है ये वाला 4 मुझे तब मिलेगा जब 1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 4 से मल्टीप्लाई होगी तब ये वाला 4 मिलेगा। अच्छा सेम वे अगर मैं इस 4 अल्फा को देख रहा हूं, इस 4 अल्फा को देख रहा हूं, तो 4 अल्फा मुझे कब मिलेगा, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये 4 अल्फा मुझे तब मिलेगा जब इस 2 की 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो ये 4 अल्फा मिलेगा। अच्छा ये अल्फा स्क्वायर कब मिलेगा, जब इस 1 की अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो। तो इसका मतलब पक्की बात है कि ये वाली रो जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगी ये मेरे को तीनों जने मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या ये सच है या गलत है, आप इसकी जांच अगर करना चाहते हैं तो आप इसे एक काम कीजिए, पहले इसको हटा देता हूं। अब आप इस रो की इससे मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मल्टीप्लीकेशन से देखो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों की, तो आपको पता है 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 2 अल्फा 8 अल्फा, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर। क्या ये आया, यस ये आ गया। इसका मतलब मैं बराबर सोच रहा हूं। तो आप में से सभी लोग ये बात समझ गए होंगे कि हाँ अभी तक तो सही जा रहा है सर, ठीक है। अब ये आखिरी वाला होगा ना वो 100% स्टैंडर्डाइज होगा, माने पक्का कर देगा। जरा इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 इंटू 4 4 प्लस में 6 इंटू 2 12 अल्फा, और प्लस के अंदर 9 इंटू 9 अल्फा स्क्वायर। क्या बात है मेरे दोस्त, 4 डाला। अब आप में से कई लोगों को लगा होगा हाँ यार मल्टीप्लाई तो बराबर हो रही है सर, ये तो उल्टा सोचने लग गए हम इस लेवल पे जाकर के। हाँ अब आप ये लेवल की थिंकिंग डेवलप करने के लिए तैयार हैं। अरे बताओ भाई, आपको लिखना पड़ेगा आज तो, क्या आपको बताना पड़ेगा कि आप इस लेवल की थिंकिंग डेवलप कर लेंगे या नहीं करेंगे। कर पाएंगे तो फिर मैं और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर भी और फॉरवर्ड हूं, मतलब मैं वरना मैं डर जाऊंगा, फिर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले 2 बार सोचूंगा, वरना वहां तक मल्टीप्लिकेशन तक ले जाकर के मैं बाहर निकल सकता था। बट मैं उल्टी थिंकिंग डेवलप करा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं चाह रहा हूंगा कि आप भी करो, क्योंकि एग्जाम की डिमांड है बॉस। मेरे को पता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो आपका बुरा नहीं करूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यस और नो तो बोल देना। अच्छा अब देखिए साहब ये लाइन कैसे आएगी, इस 1 से 9 की मल्टीप्लाई करने पर ये 9 आएगा, ये 6 अल्फा इस 2 से 3 अल्फा की मल्टीप्लाई करने पाएगा, ये अल्फा स्क्वायर इस 1 से अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पाएगा। मैंने 3 जने सोच लिए, और इस पे पक्की मोहर कौन लगाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं इस दोनों सॉरी इसकी इससे मल्टीप्लाई, और क्या हो रहा है मेरे को आज, इसके इससे मल्टीप्लाई। तो देखो 1 की 9 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 4 की 3 अल्फा से मल्टीप्लाई 12 अल्फा, ठीक है। 4 की अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4 अल्फा स्क्वायर। क्या ये टर्म आ रही है भाई, हाँ आ रही है, आ रही है सर। 9 प्लस 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, सही सोच रहे हो सर, बिल्कुल। और अब आपको पता होगा आखिरी दांव किस पे खेला जाए, इस रो से इस रो की मल्टीप्लाई, और इससे हमें जाने का मौका मिलेगा इस रो माने चंद्रयान पर, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 अल्फा, और ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर। क्या ये है क्या, हाँ ये है, ये तो इसका मतलब पक्का हो गया मोरे दोस्त। अरे वाह, तो अपन उल्टा चलना सीख रहे हैं, सीखे नहीं है सीख रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं ना, इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना, सोच लो, बिल्कुल दिमाग से सोच लो भाई। मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोग तैयार हैं कि हाँ सर ऐसा सोच सकते हैं। अच्छा
अब क्या करोगे सर? इसके बाद अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कहा देखो चल तो ये रहा है कि मुझे यहां से कुछ कॉमन शॉमन आता दिख रहा है और यहां से भी कुछ कॉमन शॉमन आता दिख रहा है। क्या आपको लगा? अरे अरे अरे, सोचो सोचो सोचो, गलत तो नहीं है भाई? आप में से किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर ये दोनों डिटरमिनेंट आगे पीछे हो गई हैं? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, ये मैट्रिक्स होता तो ए बी और बी ए करने पे फर्क पड़ता था, लेकिन डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डिटरमिनेंट ओनली वैल्यू होती है। तो मेरे को लगता है कि यहां तक की चीजें अब आपको जम रही होंगी। अच्छा, अब लेकिन सर ये और ये और ये तो यूं है और ये यूं है, इसका फर्क? मैंने कहा ध्यान करो, डिटरमिनेंट में पता चला, डिटरमिनेंट में हाँ ट्रांसपोज करने का भी असर, याद है ना? दया कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली का फर्क नहीं पड़ता। याद आ गया? ओहो, सही है सर, सही है सही है सही है, ओके ओके। अब देखो वापस आते मुद्दे पे। इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें अल्फा कॉमन आएगा, अल्फा क्यूब तो कॉमन ले लूं, बोलो तो ले लूं क्या? चलो अब एक काम करते हैं, इसमें से अल्फा क्यूब कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया उसे ध्यान से देखेंगे। रेडी? ओके। अभी क्या करने वाला है सर? अभी देखिए ये करने वाला है, इसको करते हैं अपन साइड में और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा माइनस का 8 अल्फा क्यूब बराबर इतना बन गया। सबको एक तरफ लेके चलते हैं, अल्फा क्यूब माइनस 18 81 अल्फा बराबर 0, अल्फा कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 81, अल्फा की 3 वैल्यू आ गई चमचमाती हुई, और तीनों में से -9 मिल रहा है, प्लस का 9 मिल रहा है और 0 नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो बी और सी इज द राइट ऑप्शन। मन में आ रहा है, पक्की बात आ रहा है, सर ये इतनी फास्ट माइनस का 8 अल्फा क्यूब क्यों कर दिया आपने? ठीक है, वहां मैं कैसे करूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपके सामने प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है, इन दो का स्टार बनाने की तरफ चल रहा हूं, प्लस का 9 प्लस, अब यहां से इन तीन का मिला के स्टार बन चुका है, ठीक है, तो यहां से बन गया प्लस का 12, राइट है, माइनस। अब ज्योमेट्रिकल डायगोनल की बात करते हैं, 18 प्लस इधर से एक ट्रायंगल जो कि दे रहा है सम, मल्टीप्लाई करने पे 4, और इन तीन की मल्टीप्लिकेशन दे रही है प्लस का 3। क्या कहते हो आप, है ना? तो यहां से हो गया 21 और 23, और यहां से हो गया 21 और 4, 21 और 4 25। तो ये तो अपने हमें -2 दे रहा है, चलो हटाओ, ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया। तो -2 मैंने आपके सामने लिख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन -2, ये अपने को पहला वाला फर्स्ट डिटरमिनेंट ये दे रहा है। सेकंड डिटरमिनेंट पे आते हैं। सेकंड डिटरमिनेंट आ जाओ फटाफट से फुर्ती से। इन तीन का मल्टीप्लिकेशन 36, ट्रायंगल पे चलो, ये ट्रायंगल कितना दे रहा है 6, प्लस में दूसरा ट्रायंगल इस साइड से कितना दे रहा है 8, राइट है, बंद कर दो। अब ये वाला खत्म। अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल पे। ज्योमेट्रिकल में इन तीन का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 4, इन तीन का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 18, ठीक है, इन तीन का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है 24, सही है। तो फाइनली मुझे दिख रहा है कितना 36 और 6 42, 42 और ये दे रहा है 50, 50 में से कितना भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा नहीं हुआ, अगर देखा जाए तो ये हो गया 18 और 4 22, 22 और 24 हो गया 46, 50 में 46 गया 4। ओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -8, जो कि सही है, मतलब सर सही कैलकुलेट करके रखते हैं, इसका मतलब सर कोई गड़बड़ नहीं मचाते, सर को एकदम बराबर कैलकुलेशन आती है। कई बार मिस्टेक तो हो ही जाती है, सर भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई बात नहीं। तो ये तो हुआ अपना मल्टीप्लिकेशन, यही स्पीड से वहां करना था। हाँ, एग्जामिनेशन में और कैसे करना होता है भाई, कितनी गर्मी होती है वहां, आप समझ सकते हैं ना, और इतना उसके अंदर भी आप अपना बिल्कुल बराबर बना के रखते हैं, वो तो आपका गजब पेशेंस लेवल है। तो सर ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, जेईई मेंस ने 2014 में और पक्का किया हमारी इस बात को कि अच्छा अब स्टूडेंट से इस तरह की बातें करने का बहुत सही सीजन है। देखो क्वेश्चन में क्या था, कुछ अजीब सा दे रखा था, अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन में n जो है वो अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n दे रहा था, और साथ में एक डिटरमिनेंट दे रखी थी जिसकी वैल्यू k इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे रहा था। k का आंसर पूछा था। डरावना सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डरावना क्वेश्चन था। तो कोई बात नहीं, डरावना था, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप f1 बता सकते हैं कितना होगा? n की जगह 1 रखो, अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1, क्या आप इससे एग्री करते हैं? f2 सोच लो जल्दी से, n की जगह 2 रखोगे, अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, जल्दी जल्दी सोचना। f3 सोचो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सही है। f4 सोचो, f4 की वैल्यू अल्फा 4 बीटा 4, यहां तक सही है ना भाई? अच्छा आपको पता होगा, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में, f1 मांगा, f1 मांगा, f2 मांगा, f2 मांगा, f2 मांगा, f3 मांगा, f3 मांगा, f4 मांगा, इसके बाद कुछ मांगा ही नहीं। ये 4 ही चीजें चाहिए आपको। अब मैं इन्हें भर रहा हूं, लेकिन भरने से पहले मैं आपको एक
इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, देखना, देखो साहब, भरते हुए देखना आप, सही है, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, इस F1 की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इस F2 की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया, इस F2 की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस F3 की जगह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो जो भरना था भर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या थी सर? इंटरेस्टिंग चीज थी इस 3 का हिसाब। ये क्योंकि सारे नंबर आपको दिख रहा होगा 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट का सम थे, तो इस 3 को भी हमने जानबूझ करके 1 1 1 माने 3 एलिमेंट का सम दिखाया। अब दिखाने से क्या होगा सर? भाई इसको दिखाते ही आप में से कई लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट के बारे में बात आई होगी कि हाँ सर प्रोडक्ट दिमाग में आया, हाँ 3 एलिमेंट थे। अगर 3 एलिमेंट थे, आओ जल्दी से मिला लेते हैं, सही है? आ जाइए, बताइए। देखिए मैंने आपके सामने 2 डिटरमिनेंट खोल दी और अब अपन फुर्ती से काटेंगे। देखिए, रेडी? चलो देखो, बताओ 1 1 1 कब आता है? जब 1 1 1 की 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो। अच्छा, और ये 1 अल्फा बीटा कब आता है? जब 1 अल्फा और बीटा की इससे मल्टीप्लाई हो। सोच लेना आप। अच्छा सर ये कब आ सकता है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर? जब 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई हो। सोचो, जैसे ही आप इन 3 रो की पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने वाले के मल्टीप्लिकेशन से ये आ चुका होगा। आप सोचो इस बात को। मैं इसलिए शांत बैठा हूं ताकि आप में से कोई सोचे, लिटरली सोचे, बिलीव मी, ये बात मैं आपसे मजाक में नहीं कर रहा। ये जो मैं आपको कहने को, जो आपको सोचने को कह रहा हूं, आप सोचिए, क्योंकि बुक आपको चिल्ला के नहीं कह सकती कि आप सोचो कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन सर अपन कंफर्म तो तभी मानेंगे ना जब ये आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल। अब अगली रो के ऊपर बात करता हूं। मुझे ये चाहिए और इससे चाहिए, माने फर्स्ट रो की किसी से मल्टीप्लाई हो और ये आना चाहिए। तो ये 1 1 1 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 अल्फा और बीटा आ जाए? तो देखो ऐसा सोचते थे, याद करो, ये 1 कैसे आएगा? जब इस 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो। ये अल्फा कब आएगा? जब इस 1 की अल्फा से मल्टीप्लाई हो। ये बीटा कब आएगा? जब इस 1 की बीटा से मल्टीप्लाई हो। अब आपको मेरी अगर बात समझ में आ गई तो मैंने कहा था कि अब आप इसको चेक कर सकते हो सेल्फ। अब आप इस रो की इस रो से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा। आपको पता चलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आपका कंटेंट ये पड़ा है। डन। अब इस जगह पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा, मैं लिटरली कोई वेट नहीं कर रहा। अब मैं कर रहा हूं अगले, और अगली बात को मैं लिख देता हूं। 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाने के लिए 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, अभी भी मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई तो पहली चीज तो इसको सुंदर शब्दों में यहां लिख दिया। अच्छा, साथ में मैं आपको एक पुरानी चीज, क्योंकि 1 1 1 देखते ही अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करा तो मजा ही क्या, ये वाली चीज याद आ जानी चाहिए। और अगर आपको याद आ गई है कि हाँ सर वाकई में ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो साहब, बी की जगह कौन है? अल्फा है, तो मैं यहां पे अल्फा लिख देता हूं। माइनस सी, ये इस सी की जगह कौन है? बीटा है, तो मैं यहां पे अल्फा माइनस बीटा कर देता हूं। यहां पे बीटा माइनस खाली जगह अल्फा माइनस बीटा, बी की जगह क्या है? बी की जगह अल्फा है, तो मैं यहां पे अल्फा लिख देता हूं। अच्छा सर, अब ए की जगह क्या है? अब आप बताओ, ए की जगह 1 दिख रहा है आपको? इस ए की जगह क्या आपको यहां पे 1 दिख रहा है? तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा है और यहां पे 1 है। तो आई एक्सपेक्ट ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई होगी कि अच्छा मैच तो कर रहा है सर, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ये 1 अल्फा बीटा वापस से प्रकट कर देते हैं, इधर को साफ कर देते हैं। अब दिमाग लगाओ कि हाँ आपको दिखा कि नहीं दिखा। और अगर ये दिखेगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये, अगर इस डिटरमिनेंट का आंसर अगर आपके दिमाग में ये आया तो इस डिटरमिनेंट का आंसर भी यही आएगा। तो आप एक तरह से 2 बार यही चीज को मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर है 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस 1। फिर इसका भी आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1। और जैसे आप मल्टीप्लाई करके चुकोगे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख जाएगा आपको। क्या आपको यहां तक की कहानी पकड़ में आई? ओ ओ ओ। और अगर ये दिख रहा है तो आप इसका इससे कंपैरिजन करते ही तुरंत देखते ही बता दोगे कि सर इसका आंसर क्या है। सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से, कि के की क्या वैल्यू हो सकती है जो दोनों को सूट करेगी। मैं आपके सामने, अगर इसके सामने 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप में से हो सकता है किसी को ये संदिग्ध लगे कि सर ये 1 माइनस बीटा का स्क्वायर है, ये बीटा माइनस 1 का स्क्वायर है। तो मैं आपको बताऊंगा ये एक ही बात है। इससे आप 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसे 1 माइनस बीटा का स्क्वायर कह सकते हैं, कोई गलती वाली बात नहीं है। और अगर ये और ये बराबर हैं तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 1। डन। और यहां से, है ना, जैसे आप मैच कराओगे आपके पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ये जब क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं बोर्ड पे तो
क्लास में ना एक शांति आ जाती है, और उसका मतलब ये नहीं होता बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उसका मतलब ये कि बच्चा है ना बड़ा ध्यान से शांति से देख रहा है कि अच्छा हाँ यार। क्यों? क्योंकि चीजें ना एकदम से डाइजेस्ट होने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तक वो मल्टीप्लाई करना सीखा था, आज वो रिवर्स ऑर्डर में सोच रहा है किसकी मल्टीप्लाई कैसे ये आया होगा। अब चलते हैं अगले पे। चलो नेक्स्ट। अगला टाइटल बहुत काम का, यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइटल है पूरी डिटरमिनेंट के अंदर, पूरी मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो ये जगह है। ये मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों ही जगह पे इक्वली पॉपुलर है। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर बात करने वाले वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नाम से ही पता चलता है कि जिसमें लीनियर इक्वेशन की बात चलती है। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 है। अच्छा डिग्री 1 है तो हम क्या है इसमें पहले ये समझते हैं कि हमको क्या क्या चीजें देखनी है। मैंने कुछ नए वर्ड्स होंगे, कुछ आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, उनके ऊपर पहले थोड़ा कमांड कर लेते हैं कि क्या कहानी होने वाली है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सिस्टम लीनियर इक्वेशन में हम पहले दो तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, पहला है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट के नीचे अगर आप देख रहे हो तो लिखा हुआ भी आ रहा है कि एटलीस्ट वन सेट। कहने का मतलब ये कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? कम से कम एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। अब वो इसके बाद में बताता हूं कि एक से ज्यादा क्या आ सकते हैं। पहले फिलहाल तो दो तरह के मतलब आंसर आएंगे हमारी पूरी डिटरमिनेंट के। जब भी लीनियर इक्वेशन से हम डिटरमिनेंट बना के उसे सॉल्व करेंगे, उसके दो तरह के आंसर आएंगे। या तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, माने एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं आएगी, सब फाई आएगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया। और दूसरी बात ये कि या फिर आएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब हो सकता है एक सॉल्यूशन आए या ज्यादा भी आ जाए। अब एक या ज्यादा में क्या है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसी पे आईटी ने एक बार सिर्फ इसी लाइन पे एक क्वेश्चन फोड़ डाला था। वो है ये कि जो जिसे आप एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कह रहे हैं वो भी दो प्रकार का होता है। उसका नाम है यूनिक सॉल्यूशन या सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। माने उसने मतलब आईटी ने जब क्वेश्चन दिया तो आईटी ने दिया था, आईटी ने मतलब फील ही नहीं आने दिया। पहली बात तो इसका कि वो इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रहा है। उसने दो तीन लीनियर इक्वेशन दिया और सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन ये पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड दिस सिस्टम हैज टू सॉल्यूशंस। अच्छा, और स्टूडेंट मस्त होकर के सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड की किस वैल्यू पर आखिरकार दो सॉल्यूशन आएंगे। तो उन्हें ये ध्यान नहीं था कि ये पूरी कहानी में सॉल्यूशन आते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो यूनिक होगा या सीधा इनफाइनाइट होगा। दो तो कभी होते ही नहीं। तो अगर कोई देखता तो ऊपर ही खारिज कर देता। मतलब किसी ने अगर भाई तो किसी को याद रहेगा ना कि हाँ ये बेसिक बात भी पता होगी, अच्छा या तो सीधे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, माने एक ही हल आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, या सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। टू सॉल्यूशन थ्री सॉल्यूशन होते ही नहीं है, तो वो वहीं टिक कर देता। मतलब आप सोच सिंगल लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन लोगों का इतना भी दिमाग नहीं क्लिक करा कि अच्छा वो ये भी पूछ सकता है। एनीवे खैर आईटी आईटी अलग तरीके से सोचा करता है। और उसमें भी अब एक और बात ध्यान रखना, हम यूनिक सॉल्यूशन में भी दो तरह के नाम सुनेंगे। ठीक है ना? एक का नाम होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक का नाम होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये कि जब भी हमारे सारे आंसर जैसे एक्स वाई जेड की बात करते हैं तीनों जीरो आ जाएं, माने सारे वेरिएबल जो भी मतलब उस इक्वेशन में पूछे गए वो सारे के सारे जीरो हो। अगर सारे वेरिएबल्स का आंसर जीरो है तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए जितने भी वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है उनमें से एक भी जना अगर बाय द वे जीरो आंसर नहीं दे रहा, एक भी जना जीरो आंसर अगर नहीं दे रहा, बाकी मान लीजिए एक्स वाई जेड में से वाई दे रहा है जीरो और एक्स दे रहा है जीरो, परंतु जेड ने टू दे दिया, तो इसका मतलब जेड ने जीरो नहीं दिया। अगर तीनों जीरो देते तो ट्रिवियल में आता, लेकिन क्योंकि एक भी जना अगर बाय द वे जीरो देने से मना कर देगा तो उसे नॉन ट्रिवियल बोला जाएगा। तो याद रखना, इसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? एक्स जेड में से कोई एक बागी हो गया, दो जने भी बागी हो सकता है तीनों के तीनों नॉन जीरो। तो मतलब ये कि एक भी अगर नॉन जीरो है तो उसे नॉन ट्रिवियल बोलेंगे। ध्यान रखना है ना? तो कहना मतलब ये कि व्हेन एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो किन किन शब्दों से हमारी जान पहचान हुई? हमारी जान पहचान हो गई एक तो कंसिस्टेंट से, एक इनकंसिस्टेंट से, एक यूनिक सॉल्यूशन से, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन से और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से। माने हमारी जिंदगी में 6 नए शब्द घुस गए। अब ये 6 के 6 अपने को क्लिक करने चाहिए, है ना? काश मैं इसको मिटा करके आपको क्लिक करवा पाता। कि पहली बात ध्यान से सोचिएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम सॉल्यूशन तो आए। और इनकंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन ही नहीं आया, माने एक्स वाई जेड की कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो हम लोग संभाल ही नहीं पाए, फाई बोलना पड़ गया कि भाई कोई जवाब नहीं है हमारा,
तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी किस तरह के सॉल्यूशन आएंगे? कंसिस्टेंट में भी दो ही तरह के सॉल्यूशन आएंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनिट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में भी दो ही तरह के आंसर आएंगे, या तो तीनों जीरो होंगे, माने सारे वेरिएबल जीरो होंगे, या फिर कोई एक वेरिएबल जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। तो अगर बाय द वे देखा जाए सारे जीरो हो जाएं तो उसे ट्रिवियल बोलेंगे, और अगर उनमें से कोई भी एक भी बागी हो गया तो हम उसे नॉन ट्रिवियल बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो मेन वाकब है वो पहले समझ लिया। अच्छा, अब चलते हैं सबसे लड्डू बात पे, जिसे हम ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं, ठीक है, उसमें ही सारी बात का दम छुपा हुआ है, और वो है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ax बराबर b को सोचना। अब आप सोचेंगे ax बराबर b में क्या सोचा जा सकता है सर, आप कैसे, मतलब ax बराबर b में क्या सोच सकते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने ax बराबर b बोला, है ना, या यूं समझिए कि आपने मुझसे x इज इक्वल टू में b बाई a बोला, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखिए दो बातें सोच के चलते हैं। पहला कि डिनोमिनेटर में a है, हो सकता है a जीरो ना हो सकता है a जीरो, सही है। अच्छा, अगर a ही जीरो हो गया, बड़े ध्यान से समझना, अगर a जीरो हो जाए और a जीरो ना हो, ठीक है, तो मैं a जब जीरो नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे दो बातें फिर करूंगा। अब मैं लिखता हूं b जीरो है या b जीरो नहीं है। भाई दो बातें हो सकती है ना, a ने तो मना कर दिया मैं जीरो नहीं हूं, अगर a ने मना कर दिया मैं जीरो नहीं हूं तो इसका मतलब b के पास तो चॉइस है ना, कि b ने कहा हो सकता है मैं जीरो, हो सकता है मैं जीरो ना हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर a जीरो नहीं है तो आपको हमेशा x इज इक्वल टू b बाई a ही सोचना है। अब a ने तो मना कर दिया मैं जीरो नहीं, मान लो a ने कह दिया मैं टू हूं, अब b ने कह दिया मैं जीरो, तो जीरो बाई टू, एक्स इज इक्वल टू में जीरो अपॉन टू। मान लो a ने कह दिया मैं तो मेरी वैल्यू टू है, और b ने कह दिया मेरी वैल्यू जीरो है, तो जीरो अपॉन टू का आंसर कितना हो गया? जीरो। माने हमारी कहानी में x का आंसर कितना आ गया? जीरो। हमारी कहानी में कितने वेरिएबल थे? एक, नाम क्या था? x, वो भी कितना आ गया? जीरो। और मैंने कहा था अगर सारे वेरिएबल, मतलब कहानी में एक ही वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल सारे वेरिएबल हुए ना, तो एक ही वेरिएबल था और वो भी क्या आ गया? जीरो। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन अपने आप में किस में आता है? यूनिक सॉल्यूशन में भी आता है। और यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है? कंसिस्टेंट में आता है। तो हम इसके आंसर में ये बोलेंगे कि हमारे को आंसर कैसा मिला? हमारे को आंसर मिल रहा है ट्रिवियल या यूनिक या कंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर सर बी भी जीरो नहीं होता तो हमारा ए तो टू मान लिया था ना अपने, तो मान लो बी की वैल्यू वन आ गई और ए की वैल्यू टू आ गई, तो वन बाई टू आया, एक्स की वैल्यू वन बाई टू आई ना, क्योंकि बी तो जीरो है नहीं, बी कौन? ऊपर वाला, ए कौन? नीचे वाला। अपन ने तो एक बार ऐसा आइडिया ले लिया कि ए की वैल्यू टू है, तो अपना आंसर वन बाई टू आ गया। वन बाई टू वेरिएबल का आंसर आया, और हमारे को पता है कि वन बाई टू जीरो नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि आंसर कैसा आया? नॉन ट्रिवियल आया, ठीक है ना, नॉन ट्रिवियल। तो हमारा आंसर कहलाएगा नॉन ट्रिवियल, बट आंसर आया है, ठीक है ना। तो हम इसे यूनिक सॉल्यूशन में भी गिनेंगे, नॉन ट्रिवियल, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट आल्सो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे सपोज करो a जीरो होता, तो अगर सर a जीरो हो जाए तो मैंने कहा अगर a जीरो होता है तो इसको पहले तो अपन कलर बदलते हैं ताकि अपनी कलर कोडिंग अलग चलती रहे, सही है। अच्छा, a जीरो हो जाए तो कभी भी x इज इक्वल टू b बाई a मत बोलो, फिर आप इसको प्रॉपर जिस रास्ते से उठाया था उसी रास्ते से सोचो, a इंटू एक्स बराबर b। भाई कहानी यहीं से शुरू हुई थी ना, वहीं से सोचना। अब a क्या है? जीरो है, तो आपकी नजरों में जीरो इंटू, देखो दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है b भैया कहते हैं मैं जीरो हो रहा हूं, हो सकता है b भैया कहते हैं कि मैं जीरो नहीं हो रहा, दो ही तो बातें होंगी ना। b या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो फिर आपको देखो जीरो इंटू एक्स, क्यों सर? क्योंकि a को आप ऊपर ही जीरो मान चुके हो। देखो यहाँ पे आपने a को जीरो माना है, तो आप a की जगह जीरो भरोगे, तो जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो, और यहाँ होगा जीरो इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा। अच्छा, जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो होता है सर x की किस वैल्यू के लिए? किसी भी वैल्यू के लिए कुछ भी रख दो। तो माने आपके पास में x के नाम पे कितने सॉल्यूशन आए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। आप x के नाम पे कुछ भी रखो, वन रखो, जीरो इंटू वन बराबर जीरो, जीरो इंटू टू बराबर जीरो, जीरो इंटू थ्री बराबर जीरो, तो आप क्या बोलोगे? ये कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट तो परंतु कंसिस्टेंट तो है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलोगे या कंसिस्टेंट बोलोगे? दोनों एक ही बात है। अच्छा, जीरो इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप खुद सोचोगे कि यार ऐसा कौन सा एक्स आ गया कि जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करो और जीरो ना है, तो आपको लगेगा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब आप कहोगे नो सॉल्यूशन, ये तो होता ही नहीं है। और अगर नो सॉल्यूशन हो गया तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। अब आप में से कई लोगों की थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चली होगी कि कैसे इनकंसिस्टेंट सोचता हूं, कैसे आप नो सॉल्यूशन सोचता हूं। यही बात मैंने यहां पे भी लिखी है दोबारा, ताकि सुनने को दो बार मिल जाए। देखिए, दो बातें होंगी, पहली बात तो a जीरो होगा या a जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। a नॉट इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल में b बाई a ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर a जीरो हो गया तो उस पर बाद में बात करते हैं, पहले इस पे कर लेते हैं।
अब देखिए दो बातें होंगी, या तो बी जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा। बी कौन है? ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला जीरो हो गया तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो दे देगा, माने एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो मतलब हमारी कहानी में जितने वेरिएबल थे उसका आंसर जीरो आ रहा है, और अगर कहानी में जितने वेरिएबल है उसका आंसर अगर जीरो आ जाए तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट है। अच्छा, इधर की तरफ अगर देखा जाए तो अगर बाय द वे बी जीरो नहीं है तो नीचे वाला तो ऑलरेडी जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो विल गिव नॉन जीरो। और अगर बाय द वे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये इधर वाले को तो ट्रिवियल बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, और इधर वाले को नॉन ट्रिवियल, यूनिक और कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, सेम वे यहां पे भी दो बातें होंगी, या तो बी जीरो होगा, और अगर बी जीरो हो गया तो मैंने जैसा बोला था कि मुझे ये अब a इंटू एक्स बराबर बी जैसा दिखेगा, माने जीरो इंटू एक्स बराबर बी जैसा दिखेगा। और अगर b भी जीरो हो गया तो मुझे जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो दिखेगा। उस केस में x के नाम पे कोई भी नंबर चढ़ो तो माने इनफाइनाइट नंबर चढ़ सकते हैं, तो ये अपने आप में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उधर वाला तो नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। मतलब अपने दो बार एक ही चीज को सुना। अब ये हमारा पहला पड़ाव था, पहली इंपॉर्टेंट चीज का पहला इंपॉर्टेंट पड़ाव था। ऐसे बहुत पड़ाव हैं अभी भी बाकी, ठीक है, लेकिन अभी वो आने वाले टाइम में अंदर है ना, तब तक आप ये सब नोट्स वगैरह बनाते चलना। क्यों? क्योंकि यही सबसे बेसिक बातें हैं, ठीक है, सीधा सीधा उस पर बात करना जरूरी नहीं है। अगला देखिएगा, सेकंड नंबर पे जिसको अपन को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना वो है टू वेरिएबल लीनियर सिस्टम। मैंने कहने का मतलब अब की बार हमारे पास दो दो वेरिएबल है, एक का नाम x है, एक का नाम y है, तो अपने पास में जो इक्वेशन आने वाली है बट ऑब्वियस है ax प्लस by इज इक्वल टू c टाइप की इक्वेशन आएगी। और अगर ऐसा आएगा तो क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है तो स्लोप भी साथ में लिख लेते हैं, राइट है। ऐसे ही दो लाइनें, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाता है, परंतु अगर दो वेरिएबल है तो हमारे को कम से कम दो इक्वेशनें चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास में सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है दो इक्वेशनें दी जाएंगी। तो अगर दो इक्वेशनें माने दो लाइनें, और दो लाइनें तो दो स्लोप हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये प्योर लाइन की इक्वेशन है, एक्स और वाई का आना माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक लाइन का बनना। एक लाइन का बनने का मतलब है कि अब अपने पास में लाइन होंगी तो लाइन को लेकर के तीन तरह की संभावनाएं होती हैं, वही हमारे तीन तरह के आंसर देती हैं। देखो, या तो दो लाइनें जो होंगी ना वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, वो आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है ना। या फिर दो लाइनें जो होंगी वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर दो लाइनें जो होंगी वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी। अगर बाय द वे कट करेंगी तो एक सॉल्यूशन देगी, अगर बाय द कट करेंगे तो एक सॉल्यूशन देंगे। अगर एक सॉल्यूशन देगी तो उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे तो कंसिस्टेंट होगा, सही है। अच्छा, अगर बाय द वे वही सॉल्यूशन माने जहां वो कट करे वो ओरिजिन पे कट करेगा तो उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल देंगे। अच्छा, और अदर देन ओरिजिन पे कट करेगा तो उसे नॉन ट्रिवियल बोल देंगे, बट होगा यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि एक ही हल आ रहा है। अच्छा, अगर बाय द दो लाइनें पैरेलल होंगी तो आपस में एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे, अगर कट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि कोई हल ही नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन अगर बाय द दो लाइनें एक दूसरे पे अगर बाय द वे ओवरलैप्ड हो गई तो हम, या फिर अपने आप में कोइंसिडेंट लाइनें हो गई तो हम कहेंगे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो हम कहेंगे है तो कंसिस्टेंट। तो इस तरह से तीन पॉसिबिलिटीज हैं, और आपको पता होगा जब कोई भी दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उस केस में m1 बराबर m2 होता है, या m1 बराबर m2 से भी ज्यादा मैं ये कह सकता हूं a1 अपॉन a2 इज गुड में b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन c2 होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। सेम वे अगर कोई दो लाइनें अगर कोइंसिडेंट हो जाएं तो अब होता है a1 अपॉन a2 इज गुड में b1 अपॉन b2 इज गुड में इज गुड में c1 अपॉन c2, ठीक है ना। जब दोनों एक दूसरे पे कैसे हो जाए? कोइंसिडेंट हो जाए। और अगर बाय द वे दोनों लाइनें एक दूसरे से अलग अलग स्लोप की माने कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। माने यूनिक सॉल्यूशन का आना, या फिर नो सॉल्यूशन का आना, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का आना, तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? a1 a2 b1 b2 की आपस की कॉम्बिनेशंस पे। इसीलिए जब हम इसकी बात करते हैं, टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन से ज्यादा हम बात करते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम में इनकी स्लोप्स की। अगर बाय द दोनों की स्लोप अपने आप में बराबर नहीं है, माने a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा, और कैसा सॉल्यूशन आएगा? ऐसा। अगर बाय द वे यही जो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन पे हो जाए तो ट्रिवियल बोलेंगे, और अदर देन अगर ओरिजिन कर रही है तो कहां बोलेंगे? तो हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल है। अच्छा, अगर बाय द वे तीनों बराबर हो जाएं तो हम कहेंगे ओवरलैप्ड हो गई या कोइंसिडेंट हो गई, तो कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रही है। दोनों हैं कंसिस्टेंट क्योंकि आंसर आ रहा है। अच्छा, नॉन इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट तब होगा जब अपने आप में ये पैरेलल हो जाए, और पैरेलल होने का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट माने नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो आज के दिन पे मैंने आपके अंदर बेस रख दिया है
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अभी तक हम लोगों ने 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पे बात कर ली है। अब ये और इस पे क्वेश्चन मैं आपसे अगली बार डिस्कस करूंगा। तब तक आप ये ही चीज अगर आपने नोट डाउन कर ली तो बेस्ट टू बेस्ट, अगर बाय द वे नहीं करिए तो अपने ट्यूटर भैया दे देंगे। तब तक मैं अगले के लिए चलता हूं, अगले के लिए मिलता हूं, मैंने अब जल्दी ही मिलता हूं, ठीक है। और जाता हूं आपके साथ में उसी प्यारे से संदेश के साथ में छोड़ते हुए कि इस बार अपने को बहुत करना है सम्मान और पाना है सम्मान माता पिता से। माता पिता को खूब सम्मान करना है, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी ले लेना, ठीक है। मेरी नमस्ते नमस्ते भेजते रहना प्लीज। और भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। मित्रों से प्रेम बना के रखना है, मास्क जरूर पहनना है और जय हिंद।